नमस्कार दोस्तों, केपीएस विद्यालय परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो एक तरफ पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और एक तरफ पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जो कोई मूल अवस्था होती है, मूल अवस्था को और दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी अवस्था से वापस मूल अवस्था प्राप्त हो जाती है, वो तो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? वह परिवर्तन जिसकी मूल अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने के बाद दूसरी अवस्था से उसे मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता, उसी परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कि बर्फ है, बर्फ को अगर पानी में बदल दें तो पानी से वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं? बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में क्या है? दूध है, दूध को दही में परिवर्तन कर दे तो दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। देखेंगे जैसे पानी को किस में बदल दिया? बर्फ में। तो ये क्या है? इसकी मूल अवस्था है और ये इसकी क्या है? सेकंड अवस्था। तो हम कह सकते हैं कि इसकी मूल अवस्था से सेकंड अवस्था में परिवर्तन करने के बाद सेकंड अवस्था से वापस मूल अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, वो तो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। इसके गुण है यह परिवर्तन स्थायी होता है। दूसरा, इससे मूल पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं, और तीसरा है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। पदार्थ का निर्माण नहीं होता। बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन है जैसे दूध है, दूध को किस में परिवर्तन करते हैं? दही में परिवर्तन करते हैं। तो दूध तो इसकी क्या है? मूल अवस्था है और दही इसकी क्या है? सेकंड अवस्था है। तो दूध को अगर दही में परिवर्तन करते हैं तो मूल अवस्था से अगर सेकंड अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो वापस सेकंड अवस्था से मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते, उस परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। दही है, दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। इसके गुण क्या क्या है? गुण, यह परिवर्तन स्थायी है, यह परिवर्तन स्थायी है। दूसरा, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। और तीसरा, मूल अवस्था पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसका उदाहरण है जैसे नमक व पानी का विलयन, और इसका उदाहरण है लकड़ी का जलना। अब बात करते हैं तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। बात करते हैं तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलाने पर वो अधिक तेजी से संपन्न हो जाए, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया परबल सार और परबल अम्ल के बीच होती है। वो अभिक्रिया 10 की पावर 10 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती है, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलाने पर कई दिन, कई साल और कई महीनों में वो संपन्न होती है, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया का उदाहरण है लोहे के जंग लगना।
तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलाने पर, अभिकारक मिलाने पर तेजी से संपन्न हो जाए, तेजी से संपन्न हो जाए, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। यह अभिक्रिया प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य होती है। यह 10 की पावर -10 सेकंड में पूर्ण हो जाती है, उदाहरण से देखते हैं। प्रबल अम्ल का उदाहरण था HCl और प्रबल क्षार का उदाहरण था NaOH। तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। यह अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक, ऐसी अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में कई वर्ष, महीने व दिन लगते हैं, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? मंद अभिक्रिया। इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है लोहे के जंग लगना, लोहे के जंग लगना। अब बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बना लेता है। यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है। इस अभिक्रिया से अभिकारक से अभिक्रिया करके उत्पाद बना सकता है, ना कि अभिकारक उत्पाद बना सकता, उत्पाद अभिकारक नहीं बना सकता। यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाती है और उत्पादक की सांद्रता क्या हो जाती है? धीरे धीरे बढ़ जाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बना लेता है तथा उसी समय उत्पाद अभिक्रिया करके अभिकारक बना लेता है। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। इस अभिक्रिया को समझाने के लिए हम कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। इस अभिक्रिया को समझाने के लिए हम तीर के निशान का प्रयोग करते हैं। तो इसका उदाहरण है C+O2 = CO2। इस अभिक्रिया में ये तो क्या है? अभिकारक, और ये क्या है? उत्पादक। यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है। इस अभिक्रिया से अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बना सकता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकता। इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होने लग जाती है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी प्रकार अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। यह अभिक्रिया करके उत्पाद बना सकती है और उत्पाद करके अभिक्रिया भी बना सकती है। इस अभिक्रिया को हम कोष्टक के माध्यम से भी समझाते हैं। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। इसे अग्र अभिक्रिया कहते हैं। और C+D = A+B, मतलब उत्पादक से वापस अभिकारक भी बना सकते हैं और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतीत अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसे कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं और इसे एरो के निशान से प्रतीत करते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जो हमारा रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, उसमें CO2 व O2 का परिवहन इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं हम
ऑक्सीजन एवं अपचयन अभिक्रियाओं की। ऑक्सीजन एवं अपचयन अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया आती है ऑक्सीजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया होती है, जो ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है, उस ऑक्सीजन अभिक्रिया में, उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन होती है, उसका क्या होता है, योग होता है। वो तो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीजन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे पदार्थ या वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का क्या होता है, निष्कासित यानी कि निकलती है, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, यानी कि इस अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया बोल रहे थे, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का क्या होता है, योग होता है, उस अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखते हैं, देखो 2Mg मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो उस अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीजन अभिक्रिया। बात करते हैं इधर अपचयन की अभिक्रिया की। ये वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में क्या होता है, निकलता है, यानी कि पदार्थ टुकड़ों में टूट जाता है, उस अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। यानी कि पदार्थ में क्या होता है, योग निकलता है, यानी कि निकलता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पदार्थ है 2MgO, यहाँ से Mg प्लस O2, यहाँ से MgO में से क्या निकल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो इस अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया की बात करते हैं, हाइड्रोजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में तो क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ क्या होता है, निकलता है, वो तो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का योग कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल है 2H2S प्लस O2, यानी कि इसमें अभिक्रिया में क्या होगा, इसका निष्कासित होगी, तो ये कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी, 2H2O प्लस O2। ठीक है, इधर बात करते हैं। इधर किसी भी पदार्थ या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का क्या होगा, योग होगा, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 और CH3, इसे कहते हैं हाइड्रोजन का एथिलीनीकरण। अब बात करते हैं इसकी तीसरी अभिक्रिया की। तो तीसरी अभिक्रिया विद्युत धनी तत्वों के संयोजन और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का क्या होता है, निष्कासित यानी कि वो निकल जाता है, तो उस अभिक्रिया को तो कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ का क्या होता है, योग होता है, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं, तो यहाँ क्या है, 2 पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2 इक्वल टू अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, KCl2 प्लस आयोडीन। यानी कि हम कह सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके या निष्कासित कौन सा पदार्थ निकाल लेता है, आयोडीन पदार्थ निकाल लेता है। बात करते हैं अपचयन की, तो अपचयन में मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेते हैं। बात करते हैं इसकी चौथी अभिक्रिया की, विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर अब इसका क्या करना, ऑक्सीकरण और अपचयन करना है। तो जहां भी अगर अपने को विद्युत ऋणी दिख जाए तो वहां ऑक्सीकरण में तो क्या होगा, उस अभिक्रिया में पदार्थ का क्या होगा, योग होगा, और अपचयन में उस अभिक्रिया में पदार्थ का क्या होगा, निष्कासित यानी कि निकल जाएगी। उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। इसके ये एग्जाम्पल है, इसका ये एग्जाम्पल। बात करते हैं पांचवी अभिक्रिया की, इलेक्ट्रॉन के आधार पर संयोजन और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो बात करते हैं इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ, अणु, परमाणु, तत्व और यौगिक का क्या होता है, निष्कासित यानी कि निकलते हैं, वो अभिक्रिया तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें अणु, परमाणु और यौगिकों क्या होता है, योग होता है, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। इसका उदाहरण है Na अभिक्रिया, Na+ और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसमें क्लोरीन और क्लोरीन योग करके इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। और इसमें क्या हो रहा है, योग हो रहा है, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया।
अब इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तथा दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सकता है। तो इसमें एक पदार्थ तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, और दूसरा पदार्थ क्या होगा, अपचयन। इसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमने पिछले वाली वीडियो में संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया का विस्तार से देख लिया था, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया को हमने विस्तार से नहीं देखा था। ये सारी अभिक्रियाएं मिलकर कौन सी अभिक्रिया बनाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस रेडॉक्स अभिक्रिया को हम उदाहरण की सहायता से देखेंगे किस प्रकार इसका उदाहरण होता है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण की बात करते हैं तो क्या आता है, CuSO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। तो ये तो क्या कहलाती है, इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या होता है, अपचयन। यह अभिक्रिया हमने पहले भी देखी थी, कौन सी अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर जिंक के दाने डाल रहे थे तो धीरे धीरे जिंक के दाने डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता था, नीले रंग का होता था। धीरे धीरे उसका नीला रंग क्या हो जाता था, विलुप्त हो जाता था, और उसके स्थान पे कौन, Cu क्या हो जाता था, निक्षेपित हो जाता था। अर्थात हम कहते थे कि जो पदार्थ अधिक अभिक्रियाशील है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, अपने स्थान से प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ Cu क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, और Zn क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। अर्थात हम कह सकते हैं कि Cu को कौन प्रतिस्थापित कर देता है, Zn उसे क्या कर देता है, अपने स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है। इसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया भी कह सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक, बात करते हैं उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं, उत्प्रेरक। यानी कि परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, वेग में परिवर्तन कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक को हम एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि वनस्पति तेल है, उसे अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया निकल की उपस्थिति में करवाई जाए तो वो किसमें बदल जाता है, वनस्पति घी में बदल जाता है। अब बात करते हैं उत्प्रेरक के प्रकारों की। उत्प्रेरक के प्रकार, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला सममांगी उत्प्रेरक, दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक। बात करते हैं सममांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों भौतिक अवस्था में क्या हो, समान अवस्था में हो, तो वो तो कौन से उत्प्रेरक कहलाते हैं, सममांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद भौतिक अवस्था में क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे कौन से उत्प्रेरक कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक। देखते हैं इसकी परिभाषा से। इसके अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पादक भौतिक अवस्था में क्या हो, भौतिक अवस्था में क्या हो, समान हो, वो तो क्या कहलाते हैं, सममांगी उत्प्रेरक। बात करते हैं इसकी, 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3। तो देखो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण से भी इसे संतुलित कर सकते हैं। देखो यहां ऑक्सीजन कितना है, 2, तो ये रहा, और 2 से गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4, और सल्फर कितना है, यहाँ सल्फर कितना है, यहाँ 2। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, 2, तो ऑक्सीजन 2 और 2 कितना, 2 और 4 कितना हो गया, ऑक्सीजन 6। इधर भी देखते हैं कि वास्तव में है या नहीं है। तो देखो सल्फर 3 गुना सल्फर, यहाँ 2 है तो 2, तो 3 दूनी 6, तो सल्फर कितना हो गया, यहाँ 6। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 3 और 2 कितना है, 6। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 6। तो
तो देखो यहां ऑक्सीजन कितना है 6 और यहां सल्फर कितना है 4 है, सॉरी सल्फर कितना है यहाँ 4। तो यहां सल्फर कितना है 6 और यहां सल्फर कितना है 4। तो ये अभिक्रिया है वो अपनी क्या है असंतुलित समीकरण है। ये क्या है असंतुलित समीकरण है। अब बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की। विषमांगी उत्प्रेरण में क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण में वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पादक भौतिक अवस्था में क्या हो, भिन्न भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। इसका उदाहरण है वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू वनस्पति घी। अब हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो किसके ऊपर आएगा, परमाणु सिद्धांत, नील्स बोर की परिकल्पना और आवर्त सारणी के ऊपर अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट होगा।